नमस्कार दोस्तों। जो टॉप 500 की सीरीज़ चल रही है जीएस की, उसके अंतर्गत आज ये 12वां भाग है और इससे पहले 11 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप उसको एक बारी गो थ्रू हो सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। साथ ही टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, अगर आप चाहते हो तो मैं उसको डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और यह होगी समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी आने वाली परीक्षाओं में। इससे पहले हम जो पैटर्न है हमारा कि जो हम लोगों ने 11th क्लास के आखिरी में क्वेश्चन दिया था कि कोलैब कैट के विषय में आपको बताना था 100 शब्दों में। तो देखिए इसके बारे में देख लीजिए कि यह सबसे पहले किसका किसका संग है। तो यह अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और एनआईसी। तो तीन कौन कौन से हैं? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और एनआईसी। एनआईसी क्या है? नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो पूरा सूचना का जहाँ पे डेटाबेस होता है उसका है। इन तीनों का संयुक्त मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो 3D डिज़ाइनिंग है। याद रखिएगा 3D से जो डिज़ाइनिंग की जाती है, जैसे कि कार्टून्स हो गए या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो गई, वो 3D डिज़ाइनिंग। और इसके प्रमुख 3 बिंदु हैं: क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और इनोवेशन। ये जो अटल टिंकरिंग मिशन है, इसका भी उद्देश्य इनोवेशन होता है। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहांत के बाद इसको बनाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में स्कूल लेवल में क्रिएटिविटी का विकास करना। ठीक है। और इसका मुख्य फोकस, क्लास पूछी जाए तो 6 से 10 तक के बच्चे हैं। जो 6 से 10 तक के बच्चे हैं उनको 3D डिज़ाइन बनाना, उसमें बदलाव करना, ये सब चीज़ें करनी है। और ये किसका किसका मिशन है? तो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और एनआईसी, इन तीनों का ये जॉइंट मिशन है। तो इसको कोलैब कैट बोलते हैं। तो ये हमारा था इससे पहले वाली जो क्लास थी उसका आखिरी में प्रश्न। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इरफान खान का जो निधन हो गया, उन्हें किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? ठीक है। तो चूँकि अभी उनका देहांत हुआ है तो उनसे संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा हाल ही में जो उनका निधन हुआ है, इसमें उनको किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो उन्हें पान सिंह तोमर, ये जो बीहड़ होता है, जो भिंड मुरैना उस क्षेत्र पे बनी हुई कहानी है, और पान सिंह तोमर के ऊपर ये बायोग्राफी थी, उनकी ये बायोपिक थी। तो उसको जो है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो चूँकि अभी उनका देहांत हुआ है तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 आते हैं कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट किस मंत्रालय की पहल है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के। तो जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। इसके अंतर्गत 10,000 भारतीयों का, 1 लाख भारतीयों का जीनोम डेटा बैंक बनाया जाएगा। क्या बैंक? जीनोम डेटा बैंक। और जिसकी सहायता से आनुवांशिक रोगों का अध्ययन किया जा सकेगा। और इसे नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज NCCS द्वारा किया जाएगा। और ये NCCS कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये है पुणे में। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है किसका? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसकी पहल है। और इसके अंतर्गत 10,000 भारतीयों के जीनोम को डेटा बैंक बनाया जाएगा। और इसकी सहायता से जो आनुवांशिक रोग होते हैं विभिन्न उनका अध्ययन किया जाएगा। एक तरह से ये आप इस तरह देखिए, लॉजिक समझिए कि भारतीयों में अलग अलग प्रकार के, हर देश के व्यक्ति का जो शारीरिक अंदर की संरचना होती है वो अलग अलग होती है लगभग। हम किसी रोग के प्रति अलग तरह से बिहेव करते हैं, हो सकता है अफ्रीकन अलग तरह से बिहेव करते हो। तो इसके द्वारा एक ऐसा कॉमन डेटाबेस बनाया जाएगा आनुवांशिकता के आधार पे, जिसमें भारतीयों को जो डिसीजेज़ होती हैं नॉर्मल, तो 10,000 लोगों का डेटा इसलिए लिया जाएगा जिससे कि हम एक कंक्लूजन तक पहुंच पाएँ कि इनको किस तरह की बीमारियों में किस तरह से इनका शरीर रिएक्शन देता है, और उसी आधार पर नई सेल्स या नई दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक तरह से जितना भी हमारा आप समझ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी और ये संबंधित है, उससे संबंधित चीज़ें। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन सा मंत्रालय चला रहा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जो है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर है, इसको आप फेयर कर लीजिए। फेयर है, ये 2020 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा बेंगलोर में संपन्न हुआ है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है फूलों से संबंधित। याद रखिएगा जो हॉर्टिकल्चर होता है, फूलों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, फूलों की स्टडी। पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है?
तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत से कुल कितने स्थल हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कुल 38 स्थल हैं, ठीक है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर के विषय में आप इतनी जानकारी रखिएगा। सिपरी रिपोर्ट, सिपरी रिपोर्ट जो होती है ये किससे संबंधित है, तो अगर ये पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, ये जितने भी हथियार होते हैं, जिस भी देश का है हथियार है, रक्षा है, और स्टॉकहोम से संबंधित होता है, स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम राजधानी कहाँ की है, स्वीडन की है, ठीक है। तो देखिए सिपरी रिपोर्ट के अनुसार रक्षा पर खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश आपको बताने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, सिपरी रिपोर्ट अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो सिपरी रिपोर्ट जो है वो हथियार, रक्षा, एम्यूनेशन इत्यादि से संबंधित डेटा देती है। और स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो सिपरी का फुल फॉर्म ये है। और तो इसमें जो स्टॉकहोम है वो कहाँ की राजधानी है, स्वीडन की है, क्योंकि ये रिपोर्ट कहाँ से निकलती है, स्वीडन से ही निकलती है, इसीलिए इसके नाम में स्टॉकहोम है। और अगर 3 देशों की बात की जाए शीर्ष, तो देखिए अगर शीर्ष देशों की बात की जाए तो हमें पहला नाम तो हमको दिख रहा है, ठीक है। अगला नाम क्या है, अगला नाम है चाइना। और अगर चूंकि भारत का पूछा जाता है ज़्यादातर, तो याद रखिएगा भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। सबसे पहला यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा इंडिया है, तो अपना देश तीसरे नंबर पे स्थित है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक याद रखिएगा कि जो भारत है, भारत के विषय में, कि भारत, इस रिपोर्ट में ये भी दिया है कि भारत का खर्चा क्यों बढ़ा। तो भारत का खर्चा बढ़ने का मुख्य कारण है जो 370 लगी, 370 हटने का, और 35A हटी थी जम्मू एंड कश्मीर से, इस वजह से वहाँ भारी फोर्सेस तैनात करने पड़े। उसके अतिरिक्त भारत को चाइना से बचने के लिए जो है कि बॉर्डर पे रोडें बनानी पड़ती हैं, यह सब भी डिफेंस के एक्सपेंडिचर में ही सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त हमको राफेल भी लेना है, मतलब भारत को जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनसे रक्षा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को आयात करना पड़ता है या फिर मंगाना पड़ता है, जो कि भारत के एक्सपेंडिचर का एक बहुत अहम हिस्सा ले लेता है। तो इस कारण शीर्ष देशों की बात की जाए तो सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर अपना इंडिया है। तो इस सिपरी की रिपोर्ट थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में आर्कटिक सागर के ऊपर कितने वर्ग किलोमीटर का ओजोन छिद्र बन गया है। देखिए आर्कटिक सागर की बात की जाए तो कहाँ पे है, ये जैसे पृथ्वी है हमारी, ये भूमध्य रेखा है, तो उत्तरी ध्रुव में जो ये क्षेत्र है, ये जो रशिया में ज़्यादातर पड़ता है, ये है आर्कटिक सागर का। यह नाम सागर है लेकिन ये पूरे साल भर बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है, हमेशा ये बर्फ़ से ढका रहता है। और आर्कटिक सागर के ऊपर जो था बिल्कुल इस जगह पे, यहाँ पे एक ओजोन छिद्र था जो कि लॉकडाउन, देखिए लिखा है हाल ही में पूरे विश्व में लॉकडाउन व कम प्रदूषण के कारण 10 लाख वर्ग किलोमीटर, पूछा जाए कितने बड़ा क्षेत्र था, और 10 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था वह बंद हो गया है। क्यों, क्योंकि पोल्यूशन कम था और लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्रीज़ भी बंद थी, ये जो वाहन बंद थे, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन बंद थे, बड़े बड़े सेटअप बंद थे, तो इस कारण बिजली की रिक्वायरमेंट बंद थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं हो रहा था, नाइट्रोजन का इमिशन नहीं हो रहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नहीं हो रहा था, जिस कारण जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बंद हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी घटना है और लॉकडाउन के दौरान ही ये संभव था, क्योंकि बाकी दिनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकरण चलता रहता है। प्रश्न संख्या 6 पे आएंगे कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जो यूएस गवर्नमेंट है, इसकी सिक्योरिटी में सर्वाधिक शेयर किस देश का है। तो अगर पूछा जाए कि यूएस गवर्नमेंट में की सिक्योरिटीज़ में सर्वाधिक शेयर की बात की जाए तो याद रखिएगा जो सर्वाधिक शेयर है वो जापान का है, ठीक है। अब जापान की बात करते हैं, देखिए तो देखिए ये कौन सा देश है, तो जापान है। अगर मैं जापान की बात करूं आपसे थोड़ा सा, तो जापान के विषय में भी कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि यहाँ के पीएम कौन है, शिंजो अबे हैं, शिंजो अबे। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो जापान के साथ भारत 2 युद्ध अभ्यास करता है, कौन कौन से, एक है धर्मा गार्डियन और एक है सहयोग काइजिंद SK, ठीक है। धर्मा गार्डियन और सहयोग काइजिंद 2 युद्ध अभ्यास भारत करता है। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो जो 2021 में ओलंपिक्स होगा वो भी जापान में होगा। और बात करता हूँ अगर, तो पैसिफिक आइसलैंड और समिट PIS, ये कहाँ होगा, 2021 में, 2021 नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होगा, जापान में ही होगा। इसके अतिरिक्त तो जो भारत में मिशन पूर्वोदय चल रहा है जो कि स्टील से रिलेटेड है, भारत को स्टील हब बनाने से रिलेटेड,
उसका होस्ट कंट्री कौन है? वो भी जापान है। तो इस प्रकार जापान के विषय में इतनी जानकारियाँ आप रखिए, ठीक है। जापान में अगर द्वीप पूछा जाए कितने हैं, तो 4 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु है। तो ये जापान के विषय में बहुत अधिक जानकारियाँ थी, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब मनाया गया? आरबीआई के द्वारा। पहले तो किसके द्वारा मनाया गया? तो याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा। और कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 10 से 14 फरवरी, 10 फरवरी से 14 फरवरी के मध्य मनाया गया है। और इसकी थीम थी एमएसएमई। इस तरह बस आप याद रखिए, इसकी थीम थी एमएसएमई। 10 से 14 मनाया गया, आरबीआई के द्वारा मनाया गया। और फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या? अच्छा, इसके विषय में आपको बताता हूँ। देखिए, लिटरेसी होती है जो एक पढ़ा लिखा या साक्षरता जिसको हिंदी में बोलते हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी जब आपको इस विषय की जानकारी हो, बेसिक चीज़ें जैसे कि चेक है, चेक में बियरर चेक क्या होती है, क्रॉस चेक क्या होती है, आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस होता है, सेविंग करंट में क्या डिफरेंस होता है, इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आरबीआई इस विषय में आपको और अधिक अवगत कराने के लिए उसने एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी मनाया, जो कि 10 से 14 फरवरी के बीच मनाया गया। और इसकी थीम थी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 8 पे। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है कि अरुण 3 किस देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? अच्छा, पहले तो आप नेपाल समझ लीजिए। नेपाल के साथ हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? याद रखिएगा, नेपाल के साथ हम सूर्य किरण करते हैं, सूर्य किरण, और हर वर्ष होता है ये। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए सबसे बड़ा हाइड्रो पावर कौन था, तो हाइड्रो पावर क्या होता है? जो जल से ऊर्जा बनती है, जो वाली। तो जल से ऊर्जा बनने का सबसे बड़ा क्या नाम है? तो अरुण 3, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बनती है? जल से ऊर्जा बनती है। और हाइड्रो किस देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर है? तो ये नेपाल का है। नेपाल से सूर्य किरण होती है। 2015 में नेपाल में लगभग 7 रिक्टर स्केल भूकंप आया था, जिसकी वजह से भारी तबाही मची थी, ठीक है। और उसका असर भारत में भी कई बार देखने को मिला था। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और तो इतनी बेसिक चीज़ें आप नेपाल के विषय में याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 में आते हैं कि 2019 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो अगर पूछा जाए 2019 में, तो याद रखिएगा नेशनल पीपल्स पार्टी। कौन सी है? नेशनल पीपल्स पार्टी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना प्रवीण ए संगमा ने की थी, जो 2013 में कांग्रेस की जब सरकार थी, आखिरी समय था, उस समय लोकसभा अध्यक्ष भी बनाए गए थे। और उनके जो पुत्र हैं कॉमरेड संगमा, वो इस समय मेघालय के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। और साथ ही अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको क्यों दिया गया है, तो कोई भी पार्टी जब 4 राज्यों में कम से कम राजकीय पार्टी घोषित हो जाती है, ये एक क्राइटेरिया है, इसको याद रखिएगा। इसके 3 क्राइटेरिया हैं। उसके अंतर्गत एक क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी पार्टी 4 राज्यों में, कोई भी 4 राज्य, उनमें अगर उनको राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा, तो आप राष्ट्रीय पार्टी की संज्ञा में घोषित हो जाते हैं। लेकिन इन केस किसी एक पार्टी में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई और आज को राज्य पार्टी के दर्जे से हटाया गया, तो वहीं आप उसी समय राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से भी हट जाएंगे। तो अगर बात की जाए तो इस समय भारत में कुल 8 हैं, पहले 7 थीं। 7वीं कौन सी बनी थी? तो याद रखिएगा तृणमूल कांग्रेस, TMK, जिसके अध्यक्ष ममता बनर्जी जी हैं, जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की। बात करूँ अगर नेशनल पीपल्स पार्टी की, तो मैंने बताया कि वो PA संगमा ने बनाई थी और उनके पुत्र कॉमरेड संगमा उसी पार्टी से इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं? मेघालय के। अगर पूछा जाए कुल कितने राज्यों में ये है? 4 राज्यों में इस समय राजकीय पार्टी है। कौन कौन से राज्य हैं वो? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। इन 4 राज्यों में इसको राज्य पार्टी का स्तर प्राप्त है, ठीक है। तो इस समय भारत में कुल 8 हो गई हैं। TMK भी है, कांग्रेस भी है, BJP भी है, साथ ही शरद पवार की पार्टी NCP भी है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। और तो इसी प्रकार कुल 8 पार्टियां हैं। BSP है, मायावती जी की BSP है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी में ही आती है। तो इसका स्टेटस चुनाव आयोग देता है, ये आप पता रखिएगा। तो इस प्रकार ये हमारा 9वां प्रश्न था। और 10वां और आखिरी प्रश्न हमारा ये है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा याद रखिएगा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टोटल। सबसे पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन होता है, कब होता है? जनवरी मंथ में होता है। ऑस्ट्रेलियन के बाद होता है फ्रेंच ओपन,
फ्रेंच के बाद विंबलडन और विंबलडन के बाद यूएस। तो चार ओपन हमेशा याद रखिएगा, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं बेसिकली। तो अभी जैसे कि खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला हमारा हो चुका है, फ्रेंच और विंबलडन शायद कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब सीधे, क्योंकि कोरोना के कारण ऐसा हो रहा है, कोविड-19 के कारण हम समझ रहे हैं कि 2 कैंसिल हो जाएंगे। फिलहाल आप ऑस्ट्रेलियन ओपन के विषय में देखिए कि पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग 2 वर्ग होते हैं। तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच, सिंगल्स की बात कर रहा हूँ, सिंगल्स में। तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच जीते हैं जो कि सर्बिया के हैं, और महिला वर्ग में सोफिया केनिन कहाँ की हैं? तो अगर सोफिया केनिन की बात की जाए तो ये महिला वर्ग में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलियन ओपन के दोनों विनर्स के नाम आपको याद रखने हैं, नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन, ठीक है। तो इस प्रकार कुल 10 प्रश्न हमने देखे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और आज का हम अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। हमारा अभ्यास प्रश्न है, गगनयान मिशन के विषय में आपको 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न था। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।